समाजशास्त्र के स्टूडेंट के लिए एक बार फिर से मैं लेकर आ चुका हूं एक वायरल मॉडल पेपर जो आपके 25 फरवरी के एग्जाम में पूछा जाएगा। वायरल मॉडल पेपर में इसलिए लेकर आता हूं, इस पेपर के सारे प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में आते हैं और जो आपके इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं उसी को मैं इस वीडियो में कवर करा रहा हूं स्टूडेंट, क्योंकि टाइम बहुत कम बचा है और इसमें आपको 95% जो है समाजशास्त्र में स्कोर करना है। तो वीडियो काफी इंपॉर्टेंट है, लास्ट तक वीडियो को आप सभी को देखना है और सारी प्रश्नों का उत्तर आपको मैं बताऊंगा इस वीडियो में। 711 CT इसका पेपर का कोड है और प्रवेश पत्र आपके पास होगा ही जो स्कूल में मिलेगा, ठीक है। उसके अनुसार आप पेपर में अनुक्रमांक और अपना नाम लिख लीजिएगा। समय आपको दिया जाएगा वही जो हर एक सब्जेक्ट में दिया जाता है, 3 घंटे 15 मिनट का, और पूर्णांक रहेगा इसका 100 नंबर का पूरा पूर्णांक रहेगा। इसका जो है निर्देश पढ़ना बहुत बढ़िया होता है और बहुत इंपॉर्टेंट होता है स्टूडेंट। देखिए बढ़िया के साथ में इंपॉर्टेंट भी है, हर एक सब्जेक्ट का निर्देश ही इंपॉर्टेंट होता है। प्रारंभ के 15 मिनट प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। इसमें निर्देश है कि सभी प्रश्न अनिवार्य है और प्रश्नों के अंक उनके सम्मुख अंकित रहेगा। दूसरा निर्देश है कि प्रश्न संख्या 1 से लेकर 10 तक बहुविकल्पीय प्रकार के प्रश्न है। प्रश्न संख्या 11 से 20 तक अति लघु उत्तरीय प्रश्न है जिनका प्रत्येक उत्तर आपको 25 शब्दों में देना है। प्रश्न संख्या 21 से 26 तक लघु उत्तरीय जो है प्रश्न है जिनका शब्द सीमा 50 शब्द है और प्रश्न संख्या 27 से 29 तक विस्तृत उत्तरीय प्रश्न है जिनका प्रत्येक उत्तर आपको 150 शब्दों में देना रहेगा। तो ये निर्देश एक बार आप लोग स्टूडेंट रिक्वेस्ट है कि पेपर में जरूर पढ़ लीजिएगा। देखिए 10 बहुविकल्पीय प्रश्न और एक एक करके सभी में महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न को बताऊंगा। आपको पता है तो कॉमेंट में हमें इसका उत्तर जरूर बताइएगा। सबसे पहला प्रश्न है कि भारत के संविधान का 73वां संविधान संशोधन संबंधित है, तो किससे संबंधित है? 1 अंक का ये आपका प्रश्न है। क्या केंद्रीय शासन व्यवस्था से, राज्य शासन व्यवस्था से, या पंचायती राज व्यवस्था से, या इनमें से कोई नहीं? तो पहले का यहाँ पर देखिए ऑप्शन सी हो जाएगा जो कि पंचायती राज व्यवस्था हो जाएगा, जो कि 24 अप्रैल 1993 को ये लागू हुआ था, याद रखिएगा। कि ये 5 वर्ष का कार्यकाल रहता है। जो ग्राम पंचायत के जो पंचायती राज व्यवस्था में जो ग्राम प्रधान होते हैं इनका 5 साल का कार्यकाल रहता है। तो पहले नंबर का सी विकल्प बिल्कुल सही हो जाएगा प्रश्न का। अगला प्रश्न देखिए दूसरा नंबर जो पूछा गया है कि निम्न में से कौन सामाजिक संस्था का उदाहरण नहीं है? देखिए सामाजिक संस्था का जो उदाहरण नहीं है इन चारों विकल्प में से वो भीड़ हो जाएगा। देखिए भीड़ हो गया, फिर रेलवे स्टेशन हो गया, उसके बाद में जो है दोस्ती हो गया, ठीक है। ये सारे जो हैं भैया ये सामाजिक संस्था का उदाहरण नहीं है। भीड़ देखिए भीड़ में कई प्रकार के लोग आते हैं और अलग अलग क्षेत्र के लोग रहते हैं। तो दूसरे नंबर का ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए तीसरा नंबर, आर्य समाज की स्थापना कब हुई? देखिए जो आर्य समाज है इसकी स्थापना कब हुई इसके बारे में बताना है। 1 नंबर का ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसका उत्तर देख लीजिए कि 1829 ईस्वी में हुआ, बिल्कुल भी नहीं। 1870 में बिल्कुल भी नहीं। 1828 में बिल्कुल भी नहीं। यहाँ पर आर्य समाज की बात हो रही है और इनमें से सी ऑप्शन सही हो जाएगा। 1875 ईस्वी में महर्षि दयानंद, याद रखिएगा महर्षि दयानंद ने इनको यानी बॉम्बे में इसकी स्थापना की थी 1875 ईस्वी में। तो तीसरे का सी विकल्प सही हो जाएगा। चौथा नंबर प्रश्न है कि देखिए संस्कृतिकरण की अवधारणा किसने दी? तो संस्कृतिकरण की जो अवधारणा दी थी स्टूडेंट किसने दिया था? M.N. श्रीनिवास जी ने। तो चौथा नंबर का भी विकल्प बिल्कुल सही हो जाएगा। M.N. श्रीनिवास जी ने संस्कृतिकरण की अवधारणा दी है। पांचवा प्रश्न देखिए पूछा गया है कि महात्मा गांधी ने अस्पृश्य जातियों के लिए 1930 के दशक, यहाँ पे दशक होना चाहिए, दशके हो गया, दशक को किस नाम से संबोधन आरंभ किया? आपको सभी को पता होगा, ना आदिवासी के प्रयोग किया, ना दलित प्रयोग किया, ना पिछड़ा वर्ग किया प्रयोग किया, तो हरिजन केवल, ठीक है। और आप लोग भी अभी ग्रामीण इलाकों में जाते होंगे या जो है बोल चाल भाषा में समझते होंगे कि हरिजन के वो लोग थे, ठीक है। तो 5वें नंबर का भी विकल्प यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 6 नंबर जो पूछा गया कि भारत में सूचना का अधिकार जो अधिनियम है किस वर्ष पारित हुआ? ठीक है, तो 2005 में पारित हुआ था, याद रखिएगा, ठीक है। 12 अक्टूबर 2005 को ये जो है लागू हो गया था, ठीक है। RTI के नाम से जानते हैं, राइट टू इन्फॉर्मेशन, RTI, ठीक है, राइट टू इन्फॉर्मेशन के नाम से हम इसको जानते हैं। तो 6 नंबर का जो है ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 7वां नंबर, बहुत बढ़िया प्रश्न है और आप लोगों को केवल ध्यानपूर्वक इन प्रश्नों के बारे में पढ़ना है। देखिए 7वां प्रश्न है कि मैं मशीनों का विरोधी नहीं हूं लेकिन मशीनों के प्रति पागलपन का विरोधी हूं, ये कथन निम्न में से किस महापुरुष का है? तो भैया ये जो महापुरुष हैं वो कोई और नहीं हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी हैं। तो 7वें नंबर का भी विकल्प बिल्कुल सही हो जाएगा। 8वां प्रश्न देखिए, और पूरा पेपर स्टूडेंट इसी तरीके से रहेगा, यानी इसी पैटर्न पर पूरा पेपर सोशियोलॉजी का रहने वाला है। 8वां प्रश्न है कि बाजार में किसी वस्तु की कीमत का निर्धारण करने का मुख्य आधार है। तो इसका भैया कीमत का निर्धारण करने का जो मुख्य आधार है आपको बताना है। ये 1 नंबर का आपका प्रश्न है। 8वें नंबर प्रश्न का सही उत्तर भी हो जाएगा, वस्तु की मांग एवं पूर्ति हो जाएगा, ठीक है। ये वस्तु की कीमत का निर्धारण करने का मुख्य आधार है। तो 8वें नंबर का भी विकल्प सही हो जाएगा।
9 नंबर प्रश्न देखिए, पूछा गया कि 2011 की जनगणना के आधार पर भारत की साक्षरता दर कितनी है। देखिए, भारत की साक्षरता दर की बात की जाए तो यहाँ पर सी वाला विकल्प बिल्कुल सही हो जाएगा। 74.04% बिल्कुल सही हो जाएगा। वो भी 2011 की जनगणना के अनुसार यहाँ पर बात हो रही है। ठीक है, पुरुष की जो साक्षरता दर है वो कितनी है, पुरुष की 82.14%। ठीक है, और महिला जी की जो हो जाएगी भैया, महिलाओं की हो जाएगी 65.46%, जो कि 2011 की जनगणना के अनुसार, ये आपको याद रखना है। 10वां नंबर प्रश्न देखिए, क्षेत्रवाद के प्रबल होने का क्या कारण है, तो इनमें से सभी हो जाएगा। भाषाई प्रेम भी हो जाएगा, असंतुलित आर्थिक विकास भी हो जाएगा, सामाजिक अन्याय और पिछड़ापन भी हो जाएगा। यानी ये तीनों चीजें बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगी, लेकिन आप डी पर ही आपको टिक लगाना रहेगा। अब आ जाइए अति लघु उत्तरीय प्रश्न पर। देखिए, अति लघु उत्तरीय प्रश्नों की मैं बात करूं स्टूडेंट, तो टोटल 10 प्रश्न आपके रहेंगे। हर एक प्रश्न का उत्तर देने पर आपको 3 नंबर दिया जाएगा, यानी 3 अंक दिए जाएंगे। 11 नंबर प्रश्न देखिए कि जनसांख्यिकी से आप क्या समझते हैं, इसका हमें परिभाषा देना है। इसका उत्तर देखिए, जनसांख्यिकी यानी डेमोग्राफी जनसंख्या का सुव्यवस्थित अध्ययन है। हिंदी में इसे जनांकिकी भी कहा जाता है। इसका अंग्रेजी पर्याय डेमोग्राफी यूनानी भाषा के 2 शब्दों डेमोस यानी जन, लोग, और ग्राफीन यानी वर्णन से मिलकर बना, जिसका तात्पर्य है लोगों का वर्णन करना या लोगों का वर्णन। तो ये जनसांख्यिकी का इसका सटीक परिभाषा है, आप देख सकते हो। ठीक है, अगला प्रश्न देख लीजिए। और मैं जो भी मैं प्रश्न बता रहा हूँ, देखिए मॉडल पेपर की ना दृष्टि से समझकर आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर समझिए। इसमें 4 टाइप के क्वेश्चन आपके समाजशास्त्र में आते हैं, बहुविकल्पीय, अति लघु उत्तरीय प्रश्न, लघु और दीर्घ उत्तरीय। तो ये चारों टाइप के प्रश्न का मैं आपको इसमें बताऊंगा। 3 टाइप के प्रश्न का उत्तर भी मैं आपको देने वाला हूं। तो चलिए एक एक करके सारी जो क्वेश्चन के आंसर को देखते हैं ईमानदारी से, और आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, तभी आप समझ पाओगे सारी चीज़ों को। देखिए 12 नंबर जो प्रश्न पूछा गया है, भारत में जनजातियों की किन्हीं 3 विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। तो भारत में जनजातियों की किन्हीं 3 विशेषताओं का भी उल्लेख करना है, जिसके लिए बेटा 3 अंक आपको दिया जाएगा। उत्तर है, भारत में जनजातियों की 3 विशेषताएं निम्नलिखित हैं। सबसे पहला है सामान्य भूभाग, एक जनजाति एक निश्चित भूभाग में ही निवास करती है। दूसरा विस्तृत आकार। अब देखिए विस्तृत आकार की यहाँ पर बात की जाए तो एक जनजाति में कई परिवारों, वंश और गोत्र का संकलन होता है। तीसरा है सामान्य भाषा, एक जनजाति के लोग अपने विचारों का आदान प्रदान करने के लिए जनजाति की अपनी एक सामान्य भाषा का प्रयोग करते हैं। अपनी एक सामान्य भाषा का क्या करते हैं स्टूडेंट, प्रयोग करते हैं। तो ये है 12 नंबर प्रश्न का सही उत्तर, आप सभी देख सकते हो। अब आ सकते हैं अगले प्रश्न पर। देखिए जो अगला प्रश्न दिया हुआ है 13 नंबर, समूह की विशेषताएं लिखिए। आपको समूह की विशेषताएं भी लिखना है यहाँ पर। इसका उत्तर है, समूह की विशेषताएं निम्नलिखित हैं। सबसे पहला है, समूह निर्माण के 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों का होना आवश्यक है। दूसरा, समूह का निर्माण करने वाले लोगों के हित एवं रुचियां सामान्य होते हैं। तीसरा, समूह के सदस्यों के बीच सामाजिक संबंध पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, सामाजिक संबंध पाए जाते हैं। तो ये समूह की विशेषताएं हैं। अब आ जाइए जो है 14 नंबर प्रश्न पर। देखिए भूमंडलीकरण की कोई एक केंद्रीय विशेषता बताइए। तो हमें कोई एक केंद्रीय विशेषता बताना है, जिसके लिए 3 अंक दिया जाएगा। इसका ये रहा उत्तर, भूमंडलीकरण की एक केंद्रीय विशेषता दुनिया के चारों कोनों में बाजारों का विस्तार और एकीकरण को बढ़ना है। उदाहरण के यहाँ पर देखिए, उदाहरण के रूप में कि अगर अमेरिकी बाजार में गिरावट आती है तो भारतीय सॉफ्टवेयर के उद्योग में भी गिरावट आएगी। देखिए जैसा कि न्यूयॉर्क में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर 19/11 के हमले के बाद देखा गया था कि जिससे इस क्षेत्र में लोगों के व्यवसाय एवं नौकरियों पर संकट मंडराने लगता है। तो यह भूमंडलीकरण का एक प्रकार से केंद्रीय विशेषता जो मैंने आपको बता दिया है समाजशास्त्र में। अब आ जाइए अगले प्रश्न पर। देखिए 15 नंबर जो प्रश्न पूछा गया है कि भारत की सांस्कृतिक विविधता से संबंधित प्रमुख चुनौतियों का उल्लेख कीजिए। तो यानी हमें प्रमुख चुनौतियों का उल्लेख करना है, जिसके लिए बेटा आपको 3 अंक यहाँ पर दिया जाएगा। यानी हर एक प्रश्न आपका समाजशास्त्र में, खासकर मैं अति लघु उत्तरीय प्रश्नों की बात कर रहा हूँ, 30 नंबर आपको हर साल देकर जाता है। यानी हर साल हर एक विद्यार्थी को जो 12th में होते हैं समाजशास्त्र सब्जेक्ट लिए होते हैं, तो आप लोग भी अच्छे से तैयार कर लोगे तो 30 नंबर इस बार के पेपर में आपका भी कंफर्म रहेगा। इसका उत्तर है, भारत की सांस्कृतिक विविधता से संबंधित प्रमुख चुनौतियां इस प्रकार है, सांप्रदायिकता, क्षेत्रवाद तथा जातिवाद आदि ये इसमें शामिल हैं। 16 नंबर प्रश्न देखिए जो पूछा गया है यहाँ पर। देखिए 16 नंबर जो प्रश्न है कि छोटी शोध परियोजनाओं हेतु कुछ समाजशास्त्रीय मुद्दों का उल्लेख कीजिए। इसका उत्तर है, छोटी शोध परियोजनाएं हेतु कुछ समाजशास्त्रीय मुद्दे निम्न प्रकार है। सबसे पहला है सार्वजनिक परिवहन, दूसरा है सार्वजनिक जीवन में संचार माध्यमों की भूमिका, तीसरा है घर परिवार में काम आने वाले उपकरण एवं घरेलू कार्य।
चौथा है सार्वजनिक स्थान का उपयोग। पांचवा विभिन्न आयु वर्गों की बदलती हुई आकांक्षाएं तथा। बस इतना ही है जो कि छोटी शोध परियोजनाओं हेतु समाजशास्त्री मुद्दों के बारे में मैंने आपको 5 पॉइंट में समझा दिया है। 17 नंबर प्रश्न देखिए कि दिव्यांग से आप क्या समझते हैं। दिव्यांग के बारे में बताना है। इसका उत्तर देखिए, वे व्यक्ति जो शारीरिक और मानसिक रूप से अक्षम होते हैं, यानी सक्षम ना होकर अक्षम होते हैं, दिव्यांग कहलाते हैं। सरल शब्दों में वो व्यक्ति जो किसी शारीरिक या मानसिक विकार के कारण एक सामान्य व्यक्ति की तरह किसी कार्य को करने में सक्षम नहीं होता, दिव्यांग कहलाता है। इस प्रश्न का उत्तर आप अपने शब्दों में भी लिख सकते हो, समाजशास्त्र है क्योंकि समाज के बारे में है तो भैया अपने शब्दों में, अपने सरल शब्दों में एग्जामिनर को समझा सकते हो। ठीक है, कॉपी के वीडियो में मैंने बाकायदा बताया हो कैसे आपको लिखना रहेगा। 18 नंबर प्रश्न देखिए, आधुनिकीकरण की 2 विशेषताएं बताइए। तो भैया हमें आधुनिकीकरण का 2 विशेषताएं बताने हैं जिसके लिए भैया 3 अंक दिया जाएगा। इसका उत्तर देखिए, आधुनिकीकरण की 3 विशेषताएं निम्नलिखित हैं। सबसे पहला इसमें नगरीकरण में वृद्धि, समानता, स्वतंत्रता तथा प्रजातांत्रिकता, देखिए प्रजातांत्रिका मूल्यों का विकास होता है। दूसरा ये विज्ञान और प्रौद्योगिकी विकास की आत्मा है। इससे भिन्न प्रकार के ज्ञान और अनुभव में वृद्धि होती है। भिन्न प्रकार के ज्ञान और अनुभव में क्या होती है, वृद्धि होती है। तो ये आधुनिकीकरण की 2 विशेषताएं थी, मैंने बता दिया है। चलिए देख लेते हैं अगला प्रश्न। 19 नंबर प्रश्न देखिए, भारत सरकार द्वारा संचालित 3 कार्यक्रमों के नाम बताइए जो किसानों की आर्थिक स्थिति को सुधारने में सहायक हैं। इसका उत्तर है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, ग्राम उदय से भारत उदय तक, नेशनल अर्बन मिशन यानी राष्ट्रीय ग्रामीण नगरीय मिशन। किसानों की आर्थिक स्थिति में सुधार हेतु भारत सरकार द्वारा संचालित किए जा रहे कार्यक्रम है। पूरे देश में किसानों के लिए एकीकृत सहायता के मार्ग खोले हैं। इसके अतिरिक्त इन कार्यक्रमों के द्वारा ग्रामीण लोगों के जीवन यापन में गुणात्मक सुधार हुआ है। क्या हुआ है भैया, गुणात्मक सुधार हुआ है। तो ये 19 नंबर प्रश्न का सटीक उत्तर है, 3 नंबर आपको मिल जाएगा। अब देखिए आखिरी प्रश्न देख लेते हैं अति लघु उत्तरीय प्रश्न का इस पेपर का। देखिए 20 नंबर प्रश्न है कि औद्योगिकीकरण की 2 प्रमुख जो है प्रभाव लिखिए। 2 प्रमुख प्रभाव लिखना। इसका उत्तर है औद्योगिकीकरण के 2 प्रमुख प्रभाव निम्नलिखित है। पहला है आर्थिक आधार पर अस्थिरीकरण। औद्योगिकीकरण के परिणाम स्वरूप उत्पादन कार्य बड़ी बड़ी मशीनों द्वारा बड़े बड़े कारखानों व मिलों में किया जाने लगा है। इससे समाज 2 भागों में वर्गीकृत हो गया है, पूंजीपति तथा श्रमिक। पूंजीपति तथा श्रमिक। दूसरा देखिए कुटीर एवं लघु उद्योगों पर प्रभाव, यानी जो लघु उद्योगों पर प्रभाव है औद्योगिकीकरण से, यहाँ पे देखिए औद्योगिकीकरण से कुटीर एवं लघु उद्योग प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित हुए हैं। वे लगभग नष्ट हो गए हैं तथा उनसे संबंधित व्यक्ति बेरोजगार हो गए हैं। उनसे संबंधित व्यक्ति क्या हो गए भैया, बेरोजगार हो गए हैं। तो ये रहा 20 प्रश्न का, यानी 20वां नंबर प्रश्न का सही उत्तर। ठीक है, पूरा पेपर में आपको सॉल्यूशन भी मैं करा रहा हूँ। अब आ जाइए लघु उत्तरीय प्रश्न पर, जो कि टोटल 6 प्रश्न आपके समाजशास्त्र में दिए जाएंगे। हर एक प्रश्न आपका 6 नंबर का होगा। चलिए इसके भी सारे महत्वपूर्ण प्रश्न का उत्तर देख लेते हैं। 21 नंबर प्रश्न इस पेपर में दिया गया है कि जनसांख्यिकी का अध्ययन समाजशास्त्र के लिए महत्वपूर्ण क्यों माना जाता है, इसके बारे में बताइए। यानी समाजशास्त्र के दृष्टि में इसका जो महत्व है भैया, ये क्यों महत्वपूर्ण माना जाता है, चलिए देख लेते हैं। देखिए उत्तर है मूल रूप से समाजशास्त्र के उद्भव और एक अलग देखिए अकादमिक विषय के जो है अकादमिक विषय के रूप में इसकी स्थापना का श्रेय बहुत कुछ जनसांख्यिकी को ही जाता है। यहाँ पर देखिए स्थापना का श्रेय बहुत कुछ जनसांख्यिकी को ही जाता है। 18वीं शताब्दी के देखिए उत्तरार्ध में यूरोप में 2 विभिन्न प्रक्रियाएं लगभग साथ साथ घटित हुई। पहली राजनीतिक संगठन के प्रमुख रूप से राष्ट्र राज्यों की स्थापना और दूसरी आंकड़ों से संबंधित आधुनिक विज्ञान सांख्यिकी की शुरुआत। आगे चलकर इस आधुनिक किस्म के राज्य यहाँ पर देखिए आधुनिक किस्म के राज्य ने अपनी भूमिका और कार्यों का विस्तार करना शुरू कर दिया। उदाहरण के रूप में देखिए, उदाहरण में उसने जन स्वास्थ्य प्रबंध के प्रारंभिक रूपों के विकास में आरक्षण, पुलिस और कानून व्यवस्था के अनुपालन में, कृषि तथा उद्योग संबंधी आर्थिक नीतियों में, कराधान और राजस्व उत्पादन में, नगरों की शासन व्यवस्था में सक्रिय रूप से दिलचस्पी लेना प्रारंभ कर दिया। इस प्रकार जनसांख्यिकी का अध्ययन समाजशास्त्र के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। समाजशास्त्र के लिए क्या है भैया, अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो ये रहा 21 नंबर प्रश्न का सटीक उत्तर। आप देख सकते हो, केवल आप जो है स्क्रीन पर देखिए, क्वालिटी अच्छी नहीं तो बढ़ा लीजिए। और आप लोगों को जो है हमारी आवाज़, जो काफ़ी स्टूडेंट होते हैं इंग्लिश में भैया आवाज़ आती रहती है, तो उसको जो है आप सेटिंग्स में जाएंगे तो चेंज हो जाएगी वो वॉइस, क्योंकि यूट्यूब ने भैया नया फीचर लागू कर दिया है। तो ये 21 नंबर प्रश्न है और इसी तरीके से स्टूडेंट 5 और प्रश्न आपके रहेंगे लघु उत्तरीय का। तो चलिए एक एक करके वो भी देख लेते हैं।
देखिए स्टूडेंट 22 नंबर जो प्रश्न पूछा गया कि जाति और वर्ग में अंतर स्पष्ट कीजिए। देखिए जात और यहाँ पर वर्ण के रिलेटेड भी प्रश्न आता है। ठीक है, तो वर्ण चार तरह के होते हैं, जो ब्राह्मण शूद्र और क्षत्रिय वैश्य, तो इस तरीके से वर्ण होते हैं, तो इसके बारे में अलग डिस्कस कर देंगे। लेकिन यहाँ पर वर्ग पूछा गया है, तो जात और वर्ग में अंतर क्या है इसके बारे में जो है विभेद करना, इस तरीके से भी प्रश्न आएगा। ठीक है, तो जो है घबराना नहीं है, ये एक ही टाइप के प्रश्न है, याद रखिएगा। ये देख सकते हो सामने इसके अंक दिए गए, कि 6 नंबर का ये प्रश्न है। देखिए उत्तर में देखिए, सबसे पहले जाति के बारे में देख लेते हैं क्या है। सबसे पहला है, जाति जन्म पर आधारित एक सामाजिक व्यवस्था है, क्योंकि भैया जाति का जो निर्धारण होता है वो जन्म से ही कि निर्धारण हो जाता है कि आप किस कास्ट में किस जाति में पैदा हुए हैं। दूसरा है, जाति की सदस्यता पद्धत होती है, जिसे व्यक्ति को प्राप्त करने के लिए मेहनत नहीं करनी पड़ती, वो उसके जन्म का आधार पर स्वतः ही प्राप्त हो जाती है। तीसरा, जाति में गतिशीलता का अभाव पाया जाता है। और चौथा है, जाति एक स्थिर अवधारणा है। पांचवा है, जाति एक बंद वर्ग या व्यवस्था है, जिससे व्यक्ति बदल नहीं सकता। और 6 पर है, जाति समाज की एक अनौपचारिक व्यवस्था है। 7वां, जाति में सदस्यों के संबंध अनौपचारिक पाए जाते हैं। और 8वां यहाँ पर देखिए, जाति की अपनी एक पंचायत व्यवस्था होती है। ठीक है, अब देख लेते हैं वर्ण का क्या विशेषता है भैया। देखिए वर्ग एक कर्म पर आधारित सामाजिक अवधारणा है। वर्ग की सदस्यता अर्जित होती है, जिसे व्यक्ति को प्राप्त करने के लिए अथक प्रयास करने पड़ते हैं। वो व्यक्ति को उसके कर्मों के आधार पर प्राप्त होता है। वर्ग में गतिशीलता प्राप्त होती है। वर्ग एक अस्थिर अवधारणा है। ठीक है, और वर्ग एक मुक्त या खुली व्यवस्था है, जिसे व्यक्ति अपनी क्षमता अनुसार बदल सकता है। वर्ग समाज की एक औपचारिक व्यवस्था है। वर्ग में सदस्यों के संबंध औपचारिक ही पाए जाते हैं। वर्ग देखिए, वर्ग की अपनी कोई पंचायत व्यवस्था नहीं होती है। तो वर्ग और जाति में क्या अंतर था? ठीक है, दोनों का अलग अलग परिभाषा है, जमीन आसमान का अंतर है देखा जाए, लेकिन आप इसको परिभाषा के हिसाब से कर लीजिएगा। ठीक है, 23 नंबर के प्रश्न देखिए क्या दिया हुआ कि प्रबल जाति से क्या अभिप्राय है, उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए, उदाहरण सहित समझाइए, इस तरीके से प्रश्न दिया हुआ है। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं इसके भैया प्रश्न को अच्छे से, इसका उत्तर देख लेते हैं। देखिए इसका उत्तर है, प्रबल जाति शब्द का प्रयोग ऐसी जातियों का उल्लेख करने के लिए किया जाता है जिनकी जनसंख्या बहुत अधिक होती थी, जिन्हें स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद किए गए आंशिक भूमि सुधारों द्वारा भूमि के अधिकार प्रदान किए गए थे। ये मध्यवर्ती जातियां भी स्वयं परिश्रम नहीं करती थी। स्वयं क्या नहीं करती थी भैया? परिश्रम नहीं करती थी, बल्कि भूमि की जुताई देखभाल, जो भूमि का भैया जुताई है, जिसे हम जोतते हैं भैया खेतों में बैल से, जो है पहले के ज़मानों में जो है बैल से जो है जोता जाता था, गाय बैलों से। लेकिन अब जो है स्टूडेंट, आप सभी को पता है ट्रैक्टर आ गया, यानी आधुनिक मशीनें आ गई हैं। ठीक है, तो जुताई देखभाल आदि के लिए निम्न जातियों के मजदूरों पर आश्रित थी, जिनमें विशेष रूप से अछूत जातियों के मजदूर शामिल थे। ठीक है, अछूत जातियों के क्या मजदूर शामिल थे। इस प्रकार ये मध्यवर्ती जातियां देहाती इलाकों में प्रबल जातियां बन गई और क्षेत्रीय राजनीति तथा खेतीहर अर्थव्यवस्था में निर्णायक भूमिका अदा करने लगी। अदा करने लगी। बिहार और उत्तर प्रदेश के यादव, कर्नाटक के देखिए वोंकालिन, आंध्र प्रदेश के रेड्डी और खम्बा लोग, महाराष्ट्र के मराठे, पंजाब हरियाणा और पश्चिम उत्तर प्रदेश के जाट और गुजरात के देखिए पाटीदार इत्यादि इन प्रबल जातियों के कुछ उदाहरण हैं। ठीक है, तो ये रहा प्रबल जो जाति से क्या आप समझते हैं इसके बारे में जो है परिभाषा। अब आ जाइए अगला प्रश्न, 24 नंबर प्रश्न दिया हुआ है कि नारी आंदोलन ने अपने इतिहास के दौरान कौन कौन से मुख्य मुद्दे उठाए हैं, इसके बारे में बताइए। ठीक है, यानी नारी आंदोलन ने अपने इतिहास के दौरान भैया कौन कौन से वो मुख्य मुद्दे उठाए हैं, इनके बारे में आपको डिस्कस करना, बताना है। 6 नंबर का ये प्रश्न है, इसका उत्तर देखिए। नारी आंदोलन ने अपने इतिहास के दौरान निम्न मुख्य मुद्दे उठाए हैं। सबसे पहला है ज्योतिबा फूले। देखिए ज्योतिबा फूले एक सामाजिक बहिष्कृत जाति के थे और उन्होंने जातिगत तथा लैंगिक दोनों ही विषमताओं पर प्रहार किया है। क्या किया भैया? लैंगिक एवं देखिए दोनों ही विषमताओं पर क्या प्रहार किया है। दूसरा है, राजा राम मोहन राय ने सामाजिक धार्मिक दशाओं तथा स्त्रियों की दुर्व्यवस्था में सुधार के लिए बंगाल में प्रयास किए तथा सती प्रथा के विरुद्ध अभियान चलाया। ये पहला ऐसा स्त्रियों से संबंधित मुद्दा था जिस पर आम लोगों का ध्यान आकर्षित किया गया था। ठीक है, तो नारी आंदोलन ने अपने इतिहास के दौरान कौन कौन से मुद्दे उठाए उसके बारे में यहाँ पर बात हो रही है और स्टेप बाय स्टेप समझाया गया है। तीसरा देखिए, सर सैयद अहमद खान ने इस्लाम में सामाजिक सुधारों के आंदोलन का नेतृत्व किया। वह लड़कियों को घर की 4 दीवारी में
में रहते हुए ही शिक्षा के हिमायती थे। और चौथा है, एक महाराष्ट्र के घरेलू महिला ताराबाई शिंदे ने स्त्री पुरुष तुलना नामक पुस्तक लिखी, जिसमें उन्होंने पुरुष प्रधान समाज में अपनाई जा रही दोहरी नीति का प्रतिवाद किया। और पांचवा देखिए यहाँ पर 1970 के दशक में स्त्रियों के मुद्दे देखिए यहाँ पर क्या है, प्रभावकारी रूप में सामने आए और स्त्रियों से संबंधित देखिए ज्वलंत मुद्दों में पुलिस कस्टडी में महिलाओं की नारों के साथ बलात्कार, दहेज हत्याएं तथा लैंगिक असमानता इत्यादि क्या थे, प्रमुख थे। तो नारी आंदोलन में अपने इतिहास के दौरान कौन कौन से मुद्दे उठाए उसके बारे में आप यहाँ पर देख सकते हो। अब आ जाइए अगले प्रश्न पर। देखिए जो अगला प्रश्न दिया हुआ है स्टूडेंट 25 नंबर प्रश्न की क्षेत्रवाद क्या है। देखिए क्षेत्रवाद क्या है, क्षेत्रवाद किसे कहते हैं, इस तरीके से आपका प्रश्न आएगा। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है 6 नंबर का। चलिए इसका उत्तर मैं आपको दिखा देता हूं। इसका उत्तर देखिए स्टूडेंट, क्षेत्रवाद एक विशेष क्षेत्रीय पहचान के लिए प्रतिबद्ध विचारधारा है जो भौगोलिक क्षेत्र के अलावा भाषा, संजातीयता आदि अन्य विशेषताओं पर आधारित होती है। भारत जैसे देश में क्षेत्रवाद के पाए जाने का कारण यहाँ की भाषाओं, संस्कृतियों, जनजातियों और धर्मों की विविधता है। इसे विशेष क्षेत्र में पहचान चिन्हों के भौगोलिक संकेंद्रण के कारण भी प्रोत्साहन मिलता है। और क्षेत्रीय वचन का भाव अग्नि में घी का काम करता है। भारतीय संघवाद इन क्षेत्रीय भावुकताओं को समायोजित करने वाला एक साधन है। यहाँ धर्म ने नहीं बल्कि भाषा ने क्षेत्रीय तथा जनजातीय पहचान के साथ मिलकर निर्जातीय राष्ट्रीय पहचान बनाने के लिए अत्यधिक सशक्त साधन का काम किया है। तो क्षेत्रवाद के बारे में मैंने परिभाषा बता दिया है। अब आ जाइए 26 नंबर प्रश्न पर, जो कि पूछा गया है कि धर्मनिरपेक्षीकरण की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए। ठीक है, तो 6 नंबर का ये भी प्रश्न है। इसका उत्तर देखिए, धर्मनिरपेक्षीकरण की प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित है। सबसे पहला है ये देखिए, यह लौकिकता में लोगों का विश्वास बढ़ाता है तथा उनकी अलौकिक भावनाओं में कमी करता है। दूसरा है ये लोगों में प्राकृतिक सत्ता के प्रति आस्था को कम करता है। तीसरा है ये तर्कवाद चिंतन, यहाँ पर देखिए, ये तर्कवाद चिंतन स्वतंत्रता एवं नए विचारों को बल प्रदान करता है। चौथा है धर्मनिरपेक्षीकरण की प्रक्रिया ने धर्म के सिद्धांतों में परिवर्तन किया है। और पांचवा यहाँ पर देखिए, इसके कारण लोग अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के अनुरूप विभिन्न परिस्थितियों को स्वीकारने लगे। और 6 नंबर पर है धर्मनिरपेक्षीकरण की प्रक्रिया के कारण लोगों की मानसिकता में बदलाव आया है। और 7वां धर्मनिरपेक्षीकरण की प्रक्रिया समाज की परंपरागत व रूढ़िवादी विचारधारा का खंडन करती है। रूढ़िवादी विचारधारा इसका भी खंडन ये करती है। तो ये 26 नंबर प्रश्न का सटीक उत्तर है। अब आ जाइए विस्तृत उत्तरीय प्रश्न पर स्टूडेंट। देखिए विस्तृत उत्तरीय प्रश्नों की मैं बात करूं तो 8 नंबर का एक प्रश्न आपके समाजशास्त्र में रहने वाला है। 27 नंबर प्रश्न दिया गया कि हरित क्रांति के कारण धनी किसान और अधिक संपन्न हो गए तथा भूमिहीन तथा सीमांत भूधारकों की दशा और बिगड़ गई, समझाइए। ठीक है, उसके बाद में देखिए अथवा करके प्रश्न है कि भारत में जनजातियों का वर्गीकरण किस प्रकार किया गया, इसके बारे में बताइए। तो 2 में से किसी एक प्रश्न का उत्तर आपको पेपर में देना होगा। अगला प्रश्न देख लीजिए 28 नंबर। 28 नंबर प्रश्न दिया कि राष्ट्र को परिभाषित करना क्यों कठिन है, आधुनिक समाज में राष्ट्र और राज्य कैसे बंधित हैं, इसके बारे में बताइए। अथवा करके इसमें एक और प्रश्न है कि नातेदारी को परिभाषित कीजिए तथा इसके प्रकारों का विवेचना कीजिए। तो इसके प्रकारों की विवेचना भी करना, तो इसमें से 2 प्रश्नों में से किसी एक प्रश्न का करना उत्तर आपको, ठीक है, उत्तर देना रहेगा कॉपी में। 29 नंबर प्रश्न है कि स्त्रियों की समानता और अधिकारों के लिए किए गए कुछ प्रमुख प्रयासों का विस्तृत वर्णन कीजिए। अथवा करके प्रश्न दिया गया है कि भारत में महिला आंदोलन के कारणों की व्याख्या कीजिए। तो हर एक प्रश्न 8 नंबर का रहेगा। दोनों में से किसी एक प्रश्न का उत्तर पेपर में लिखना है। लेकिन इन जो 6 प्रश्न में बता रहा हूँ, 2 इसमें है, 2 इसमें है और 2 इसमें प्रश्न है। इन 6 प्रश्नों का उत्तर आपको क्वेश्चन बैंक में मिल जाएगा। जरूर पढ़ लीजिएगा, तैयार कर लीजिए। 8 तिरिक 24 नंबर आप लोगों का बिल्कुल कंफर्म हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, आप सभी के लिए मैं इतनी तो मेहनत कर सकता हूँ और आपकी तैयारी में करा सकता हूँ। ठीक है, अच्छे से मैं तैयारी आपकी करा रहा हूँ। कोई भी डाउट है इंस्टाग्राम पर आप हमसे पूछ सकते हो, फॉलो कर लीजिएगा इंस्टाग्राम पर शिवम स्टडी नॉलेज इंस्टाग्राम की आईडी है। चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे और भी इंपॉर्टेंट वीडियो पाने के लिए।